मुसल्लस, ये जो मैंने लिखा है 3x3, इसको मुसल्लस कहते हैं। 4x4, इसको मरबी कहते हैं। 5x5। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए वीडियो अगर आप 10 सेकंड का भी स्किप करेंगे तो आपको बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं बताना क्या चाहता हूँ, सबसे पहली बात, अब मैंने इतना सब क्यों बताया। रस्सी का तरीक़ा, आर्किमिडीज का तरीक़ा वो 96 गाउन वाला, पाइथागोरस का तरीक़ा रस्सियों से मापने वाला, ये तरीक़े पुराने हो गए थे। उसके बाद में नए तरीक़े ईजाद देना पड़ा। देखिए ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ। मैंने कहा था कि अमलियात को किसी ने भी एक सिलेबस की शक्ल दे करके एक स्कूल की तरह बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की बात समझ में नहीं आई। वो मुझसे बहुत अलग अलग किस्म के सवाल पूछ रहे थे। उसी एक्सप्लेनेशन को देने के लिए मुझे पाई और पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबका खुशामदीद कहता हूँ हाफिला इखलास में। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है इल्मुल नक़्श का थर्ड पार्ट। इल्मुल नक़्श का थर्ड पार्ट। इल्मुल नक़्श, नक्शे शुरू करने से पहले कितने तरह के नक्शे हैं, नक्शे कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ये शुरू करने से पहले मुझे एक कन्फ्यूजन है नक्शे लिखने में। मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर दूँगा तो आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। आखिर तक मुझे फिर दूसरी कोई पॉइंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असल में प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर इसको नक्शा मुसल्लस कहते हैं। 9 खानों का नक्शा भी कहते हैं क्योंकि 3x3 है, और इसको 15 का नक्शा भी कहते हैं, नक्शा हवा भी कहते हैं। प्रॉब्लम नक्शे में नहीं है, प्रॉब्लम नक्शे को बहुत अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बाकी ये सीन से ऐसे खींच करके यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा कोई लिख रहा है। कोई यहाँ पर कोई फ़रिश्ते का नाम लिख रहा है, यहाँ पे कोई फ़रिश्ते का नाम, यहाँ पे कोई फ़रिश्ते का नाम, ऐसे कोई लिख रहा है। कोई यहाँ पर कुछ इबारतें लिख रहा है, यहाँ पे कोई इबारतें, यहाँ पे कुछ इबारतें, यहाँ पे कुछ इबारतें लिख रहे हैं। ये कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम है। ये ऐसा क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। देखिए, मुझे इसे एक्सप्लेन करने में अब तक मैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतने सवालात आते हैं मुझे कि मुझे बात समझा नहीं सकता मैं। तो इसीलिए मैं मिसाल देकर, एग्जांपल्स देकर ये बात समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, और हम इसको सीधा सीधा जो इसका एक्चुअल तरीका है, इस तरीके से हम इसको क्यों यूटिलाइज़ करते हैं, मुझे ये बताना है एक्चुअल में। इसको समझाने के लिए मुझे एक सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट का नाम सुनते ही 90% लोगों, खासकर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो जैसे इस सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं उनका एक्सप्रेशन ही पूरा बदल जाता है। यस, मैथ्स। तो मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैथ्स नहीं बता रहा हूँ। मैथ्स कुछ मैथमेटिशियंस, कुछ साइंटिस्ट और कुछ फार्मूलेस बता रहा हूँ मैं, ताकि मैं ये बात आसानी से समझा सकूँ। इत्तेफाक से आज 14 मार्च है, जिसे पाई डे कहा जाता है। आज के दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश का डेट है और स्टीफन हॉकिंस का डेथ डे है। वो आज ही के दिन मरा था। ये दोनों मशहूर साइंटिस्ट हैं, और ये पाई डे भी कहलाता है, सेलिब्रेट करते हैं एज अ पाई डे। जैसे जैसे इंसान को ज़रूरतें महसूस होती गई, इंसान उसी तरह से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वैसे वैसी चीज़ों को उसने ईजाद किया। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, डिस्कवर हुई, ईजाद किया गया, और उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों के, मैथमेटिशियंस के नाम भी ऐड कर दिए गए। ज़रूरी नहीं है कि जिसका नाम आज हम किताबों में पढ़ते हैं ये इन्वेंशन उसी ने किया था, ये इन्वेंशन उसी वक्त हुआ था, ये भी ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि इस साइंटिस्ट ने अपना पैटर्न बना करके इसको रजिस्टर कर लिया अपने नाम पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम साइंस के हिसाब से लेते हैं तो साइंस में जो पहिया, जो जिसमें गाड़ी, व्हील्स जो होते हैं ना, व्हील्स जो आकर के 3500 BC में इन्वेंट किया गया, व्हील को, पहिए को। लेकिन जब पहिए को इन्वेंट किया गया तो पहिए की शक्ल एग्जैक्ट गोल नहीं होती थी, जिसकी वजह से पहिए को असल में बनाया गाड़ियों में लगाने के लिए। अभी देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए
हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, इनको कुछ सैम्पल्स मिले हैं, एग्जाम्पल्स मिले हैं, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ चीज़ें मिले हैं, जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि पहिए की ईजाद 3500 BC में हुई थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5500 ईयर्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि 3500 साल पहले ही पहिए की ईजाद की गई होगी, क्योंकि जब हम हमारी इंडियन मैथोलॉजी लेते हैं तो आज भी मैंने खुद ऐसे मंदिर देखे हुए हैं, रिलीजियस प्लेसेस मैंने खुद ऐसे देखे हैं जो कई हज़ार साल पुराने हैं, और वहाँ पर पे सर्कल्स बने हुए हैं। हलेबीडो होयसलास में आप चले जाएं, इसी किस्म के बहुत सारे व्हील्स, चक्रास, बाकायदा सर्कल पत्थर में बनाए गए हैं। जो सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने खुद अपनी आँखों से उससे भी पुरानी चीज़ें सर्कल के डिज़ाइन में मैंने देखा है। बताना ये चाहता हूँ कि जो चीज़ किताबों में लिखी गई है, जो चीज़ रिकॉर्ड में है, जैसे कि अभी पाई के बारे में बताया जाता है, ये बताया जाता है कि 3500 BC के अंदर इंसान ने पहिए को इन्वेंट किया। तो पहिए को जब इन्वेंट किया गया तो वहाँ पर क्या हुआ, पहिया बराबर राउंड शेप नहीं होता था। अब इसको राउंड शेप बनाने के लिए उसका रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर। उस टाइम पे पहिए गोल नहीं हुआ करते थे। इसको और गोल बनाने के लिए, एग्जैक्ट गोल बनाने के लिए, जो स्टार्टिंग में जिस साइंटिस्ट का नाम आता है पहले, उसका नाम है आर्चिमेडिस। इसको आर्चिमेडिस भी कहते हैं। इस साइंटिस्ट ने एक पैटर्न बनाया जो रिकॉर्ड है, इसको रिकॉर्ड कर लिया गया, क्योंकि साइंटिस्ट ग्रीक का था, वेस्टर्न कंट्रीज से था। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी ने इन्वेंट किया था। तो वही मैं बता रहा था व्हील्स का एग्जांपल, कि व्हील्स हमारे पास इंडिया में आज भी ऐसे ऐसे स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे ऐसे पुरानी मंदिर हैं। जब आप विष्णु का अवतार देखते हैं तो विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र, एक चक्र होता है जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। ये राउंड शेप का चक्र है। इस चक्र राउंड शेप में का अवतार और ये सुदर्शन चक्र, ये कोई 3500 साल या 5500 साल पहले का नहीं है, ये उससे भी पुराना है। इसका कनेक्शन और भी पीछे जाता है। अगर हम विष्णु के सुदर्शन चक्र की बात करते हैं, मैं सर्कल की एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल देकर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें और जो तारीख़ें और जो नाम हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही पहला शख्स था, या ज़रूरी नहीं है कि वही इन्वेंशन जो थी वो फर्स्ट इन्वेंशन थी। ये प्रॉब्लम क्या हुआ, इसको रिकॉर्ड किया गया है, पैटर्न अपने नाम पर बना करके वेस्टर्न कंट्रीज़ वालों ने बहुत सारी चीज़ें अपने नाम पर रिकॉर्ड कर ली हैं। पाई के बारे में भी अगर आप कैलकुलेशंस के बारे में देखना चाहे तो इसने तो फिर भी एक अलग तरीक़ा बताया, आर्चिमेडिस ने, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसी तरह इसने हॉलोगॉन, 24 गॉन, 48 गॉन्स, इसी तरह इसने 96 गॉन्स बना करके डिस्क्राइब किया कि हम अगर ये डायामीटर लेते हैं और ये सरकमफ्रेंसेस लेते हैं किसी भी कैलकुलेशन में, तो हमारी व्हील एग्जैक्ट राउंड होगी। ये इसने समझाया था। लेकिन आप अगर आर्यभट्टा के रिकॉर्ड्स देखें, इनके अगर किताबें अगर आप देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। हमारे इंडिया के इतने पुराने पुराने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया, इन्वेंट किया, और पाई के बारे में उन्होंने पूरी डेफिनेशन बताई है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जितनी अप्रॉक्सीमेट होती है, पाई एक ऐसी चीज़ है, ना तो इसकी वैल्यू रिपीट, आप इसको कितनी भी बार डिवाइड कर लें, आप इसको कितनी भी बार डिवाइड कर लें, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकलती नहीं है, अप्रॉक्सीमेट ही निकलती है। तो उन्होंने उस शक्ल में बताया 96 गॉन, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो फ़ोटो दिख रही है, उन्होंने इस शक्ल में बताया कि पहले जैसे 20 पैसे का जो सिक्का होता था ना, पेंटागन जैसे है, पहले 6 शेप्स बनाए, फिर उसके बाद में 12 शेप्स बनाए, फिर उसके बाद में ऐसे करते 24 बनाए, 48 बनाए, फिर 96 कॉन बना करके उन्होंने बताया कि इस हिसाब का रेशियो और इस हिसाब की सरकमफ्रेंस में आप एक एग्जैक्ट राउंड व्हील बना सकें। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसके ऊपर काम किया। 17वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है रोडोल्फ वैंसेलिन, डच साइंटिस्ट थे ये। तो इन्होंने आकर के पाई की वैल्यू 35 डिजिट तक निकाली, जिसके लिए इनकी सारी ज़िंदगी लग गई।
उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी पाई की वैल्यू निकालने के लिए, वो भी अप्रॉक्सीमेटली निकलती है। पाई एक ऐसा कैलकुलेशन है जो ना तो रिपीट होता है ना तो कंप्लीट होता है। आप उसको कितने भी बार डिवाइड करते जाएं, वो कंप्लीट ही नहीं होता, आपको फिगर्स मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। आखिर जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो है एम्मा हरूका, जिन्होंने 31.4 ट्रिलियन डिजिट्स निकाला सुपर कंप्यूटर के मदद से। जब भी उसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई, फिर डिवाइड करो, फिर डिवाइड होता ही रहेगा। ये है पाई। पाई का राज कोई नहीं जानता, पाई को डिवाइड ही नहीं कर सकते। एग्जैक्ट फिगर, लास्ट फिगर, एंड फिगर नहीं मिलता, 0 नहीं मिलता उसका। आप डिवाइड करते जाओ, वो जो होते जाएगा। ये है पाई। पाई असल में है क्या, इसकी वैल्यू क्यों नहीं निकाली जा सकती, ये समझें पहले। आप किसी भी गोल चीज़ को ले लें, आपके पास जो भी गोल चीज़ अभी एग्जैक्ट गोल चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको उठा लें हाथ में, या आपके कैमरे का लेंस हो या रिंग हो या कोई भी जो गोल चीज़ है, अभी आप उठाकर चेक कर लें। अगर आपका गोल चीज़ का डायमीटर 7 यूनिट है तो उसका जो सरकमफ्रेंस जो सर्कल है, यह आकर के आपको 22 यूनिट ही मिलेगा। अगर आपका डायमीटर 14 यूनिट है तो उसका सरकमफ्रेंस आपको 44 यूनिट्स ही मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख लें। अब 22 डिवाइडेड बाय 7 जब करते हैं ना, तो आपको यही आंसर मिलेगा। इसीलिए 14th ऑफ मार्च को पाई डे कहा जाता है। मार्च और ये डेट 14 इसको, और इसको 1:59 में ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसके जो आगे की जो 3 डिजिट्स हैं वो हैं 159। अब आप इसको जब जितने भी बार डिवाइड करते हैं ना, आपको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा, 0 ख़त्म नहीं होगा। आप इसको जैसे मैंने बताया ना, गूगल के एम्प्लॉय एम्मा हरूका, इसने 31.4 ट्रिलियन डिजिट्स निकालें। डिजिट्स आपको देखिए अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, एम्मा हरूका और डिजिट्स। इस तरह जो उसके बाद में जो ये पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स आते हैं ना, ये आते ही जाएंगे। आप 1000 बार, करोड़ों बार भी, अभी देखो करोड़ों बार उसने डिवाइड करके देख लिया, फिगर क्या मिल रहा है, वो डिवाइड होता ही जाए, कंप्लीट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। उतने करोड़ डिजिट निकलने के बाद में भी और डिवाइड करो और डिवाइड होता जाएगा, ये रिपीट भी नहीं होता और ये कंप्लीट भी नहीं होता। इरैशनल फिगर कहते हैं इसको। ये है पाई, यानी सर्कल का डायामीटर और सरकमफ्रेंस का रेशियो, इसको कहते हैं पाई। आप किसी भी सर्कल को उठा कर ले लें, जो राउंड फिगर है, आपकी गाड़ी की व्हील हो या कोई भी हो, उसका रेशियो यही रहेगा। अगर उसका डायमीटर 7 है तो उसका जो सर्कल जो रहेगा वो आकर के 22 यूनिट ही रहेगा। आप इंच में डिवाइड कर लें, mm में डिवाइड कर लें, फीट्स में डिवाइड कर लें, किसी भी कर लें। ये हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शंस में, सिलेंडर्स में, ट्यूब्स में, क्यूब्स में। ये हमारी लाइफ के अंदर हर जगह मौजूद है। आप इसके बगैर कोई यूनिट नहीं बनाए। तो हमें बताना ये चाहता था, आर्किमिडीज़ ही पहला नहीं था जिसने 96 गॉन बना करके एक फिगर निकाला था कि सर्कल राउंड कैसे बनाया जाता है, और 3500 BC के अंदर ही ये ज़रूरी नहीं था कि उस 3500 बिफोर 3500 ही व्हील बनाई गई हो सकता है उससे पहले भी, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। इनके वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिकॉर्ड में नहीं है, वहाँ पर रिकॉर्ड करके किसी ने पैटर्न नहीं बनाया उसको, इसीलिए वो रिकॉर्ड में नहीं है। और कुछ फार्मूलेज और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सही नहीं थी, जो रॉन्ग थी। कुछ कैलकुलेशंस भी ऐसे भी थे, कुछ फार्मूलेज ऐसे भी थे जो रॉन्ग थे, उसको निकाल दिया गया। कुछ फार्मूलेज ऐसे थे जो बहुत
कॉम्प्लिकेटेड थे, आसानी से आप हिसाब नहीं लगा सकते, बहुत लंबा फिगर हो जाता। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 1 + 1 + 1 इंटू 1 + 1 + 1 ऐसे लिख रहे हैं। आंसर आपको मिल रहा है 9। 3 × 3 = 9। अब कौन सा इजी है? ये वाला इजी है, इसको निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसी किस्म से दुनिया के अंदर बहुत सारे पैटर्न, बहुत मशहूर मैथमेटिशियंस हैं, म्यूजिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारा काम किया है। हमारे लाइन के अंदर इल्मुल अदब में तो इनके बारे में पता नहीं मन घड़े कितनी सारी कहानियाँ बनाकर हैं, जिसे फिथागोरस कहते हैं। आप सब जानते होंगे फिथागोरस कौन है। फिथागोरस एक बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट था। फिथागोरस कहता था एवरीथिंग इज़ इन नंबर्स, देयर इज़ नो गॉड। नंबर्स ही खुदा हैं, इसी के अंदर आपको हर जवाब मिल जाएगा। औज़ुबिल्लाह, वो ऐसे अल्फाज कहता था। लेकिन वो एक बार उसकी अकल ठिकाने आ गई थी। आज जो आप यूटिलाइज़ करते हैं 8th और 9th के क्लासेस के अंदर में, फिथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको। a² + b² = c²। ये अक्सर ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। a² b² c²। इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इससे हिसाब लगाया जाता है। ये क्या हिसाब लगाते हैं? फॉर एग्जांपल, उस वक्त में ऐसा हुआ था कि कोई वहशी लोग, इनकी हुकूमत के ऊपर जहाँ पर फिथागोरस रहता था, वहाँ पर एक अटैक हो गया था, हमला हो गया था बाहर की फौज से। तो राजा ने क्या किया, वहाँ के जो बादशाह जो थे उन्होंने मुकाबला किया। आखिर में वो क्या किया, किले में जा कर के पूरे बंद हो गए और किले में अपने आप को महफूज कर लिया। और किले की दीवार बहुत ऊंची थी और उसके बाजू में एक चैनल भी था। ये इमेज में दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दीवार इतनी ऊंची थी और ये चैनल। तो वहाँ पर जब सिपाही लोग सीढ़ी बनाते थे ना उसको चढ़ने के लिए, तो क्या होता था, अक्सर या तो सीढ़ी गिर जाती थी, मिसबैलेंस हो जाती थी, या छोटी हो जाती थी या बड़ी, ऐसा प्रॉब्लम हो रहे थे उनको। वहाँ पर क्या हुआ, बादशाह ने फिथागोरस को बुलाया, कहा कि ये प्रॉब्लम है, ये मसला है। तो उसने बोला मुझे दीवार की ऊंचाई दे दें आप। तो वो जासूस थे, दीवार की ऊंचाई भी मिल गई और बाहर से इन लोगों ने, वो एक नाली के जैसा था, हर तरह किले की तरफ होता है, एक चैनल की तरह होता है जहाँ पे पानी डाल दिया जाता है और कुछ मगरमच्छ वगैरह भी होते हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उसमें तैर के भी नहीं जा सकते आप, ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे पहले। तो उन्होंने जैसे उसको दीवार का फिगर मिला, दीवार का एक साइज़ मिला, उसके बाद में उसने ज़मीन का माप मेजरमेंट लिया और उस हिसाब से उसने सीढ़ी बनाई। इसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे आकर के टेबल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, जो उस वक्त में इसने बनाया था। अब इस वक्त में क्या होता था, ग्रीक्स ने इन्वेंट तो कर लिया ट्रिग्नोमेट्री, किस साइज़ की दीवार, किस साइज़ का फ्लोर है और किस साइज, ये हर जगह आपको मिलेगा। आर्किटेक्ट में, कंस्ट्रक्शन में तो इसके बगैर आप, फिथागोरस थ्योरम के बगैर आप काम नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट की फील्ड के अंदर आपको कंपलसरी ये चाहिए, हर जगह पर इस्तेमाल होता है, ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में, ये बनाने में, हर जगह पर ये इस्तेमाल होता है। जैसे पाई इस्तेमाल होता है वैसे ये भी इस्तेमाल होता है, जिसे फिथागोरस थ्योरम कहते हैं। उस टाइम पे ये क्या करते थे, रस्सियों के टुकड़े ले लेते थे, सेम साइज़ के टुकड़े लेकर के, जैसे मैंने बताया अभी आपको स्क्रीन पे फिर दिखा रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री, उसी तरह वो क्या करते थे कि रस्सियों के आकर के सेम साइज़ के टुकड़े ले लेते थे। अभी यहाँ का, अभी समझो फॉर एग्जांपल, अगर बेस इसका आकर के 3 है और ये आकर के आपका परपेंडिकुलर अगर आपका 4 है, तो वो उसी हिसाब से और रस्सियों के हिसाब से वो लोग अंदाज़ा लगा लेते थे कि अगर ये 3 है और ये अगर 4 यूनिट है तो यहाँ का यूनिट जो होगा वो 5 यूनिट होगा। आप ट्रिग्नोमेट्री में देख लीजिए, सबसे पहले वही दिखाया जा रहा है। तो ये रस्सियों से हिसाब लगाते थे। डेसिमल्स वगैरह उस टाइम पे इन्वेंट नहीं हुआ था, फिथागोरस के पीरियड में डेसिमल्स इन्वेंट नहीं हुआ था। उसके बाद में क्या, जॉन नेपियर के पीरियड में हुआ था, वो 1660 में हुआ था। डेसिमल्स जो इन्वेंट हुआ था वो 1660 में जॉन नेपियर के पीरियड में हुआ था। तो उन्होंने क्या किया,
रस्सी के सहारे से ये काम करते थे 1660 तक। ट्रिग्नोमेट्री को उस तरह कैलकुलेट किया जाता था। यूनिट डेसिमल्स आने के बाद में इसको अलग तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रस्सियों का जो तरीक़ा था वो पुराना तरीक़ा था। जब डेसिमल्स आ गए, कैलकुलेशंस आ गए, हमारे हाथ में नंबर्स आ गए, तो उसके बाद में आकर के ये तरीक़े को चेंज कर दिया गया। अब हम आसानी से a² + b² = c² हिसाब लगा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्री से हम हिसाब लगा लेते हैं। अगर ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है तो इसका आंसर 5 यूनिट निकलेगा। तो ये मैं बताना, अब मैंने इतना सब क्यों बताया। रस्सी का तरीक़ा, आर्किमिडीज का तरीक़ा वो 96 गॉन वाला, पाइथागोरस का तरीक़ा रस्सियों से मापने वाला, ये तरीक़े पुराने हो गए थे। उसके बाद में नए तरीक़े ईजाद हुए, तो पुराने तरीक़ों को छोड़ दिया गया, नए तरीक़ों को यूटिलाइज़ कर लिया गया। ये एक पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रख लें। दूसरी पॉइंट देखिए, आप वीडियो अगर स्किप करेंगे तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप बेकार में मुझे इतने सवालात आते हैं व्हाट्सएप में, मुझे तो कभी कभार समझ में नहीं आता कि मैं इनको क्या कहूँ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, वीडियो अगर आप 10 सेकंड का भी स्किप करेंगे तो आपको बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं बताना क्या चाहता हूँ, सबसे पहली बात ये रस्सियों का तरीक़ा था और 96 गॉन्स का जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, मैं और एक बार दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ये 96 गॉन, तो उसने क्या किए, पेंटागन के जैसे 20 पैसे का सिक्का आता है ना, ऐसे 6 कोने बनाए, फिर उसके बाद में 12 कोने बनाए, फिर उसके बाद में 24 कोने, फिर 96 कोने तक बना करके एक एग्जैक्ट सर्कल निकाला गया था। तो ये पुराना तरीक़ा था। जब आपके पास पाई का रेशियो आ गया 22/7, उसका आंसर भी आएगा 3.14, तो अभी वो तरीक़े की ज़रूरत नहीं है। 96 गॉन्स फिर से आप उतने कोने बनाओ, फिर उसको गोल बनाओ, नहीं, डायरेक्टली आप 7/22, अगर 7 यूनिट डायमीटर है तो उसका सर्कल 22 होगा। अगर आपको सर्कल 22 चाहिए तो आप डायमीटर 7 लेंगे। ये आपको आंसर मिल गया, तो आप ऑटोमेटिकली डेसिमल्स आ गए और कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में आप आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर रस्सियाँ इस्तेमाल होती थी पहले। उसके बाद में नंबर्स भी आ गए, डेसिमल्स भी आ गए, नंबर्स को भी छोड़ दिया। अभी हम आराम से हिसाब लगा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हर काम हम आसानी से कर लेते हैं। रस्सियों को भी उठाकर फेंक दिया, वो शेप्स को भी उठाकर फेंक दिया। एक बात, a² + b² ज़रूरी नहीं था कि पाइथागोरस ने इसको इन्वेंट किया है, क्योंकि इंडिया के अंदर इससे पहले ये सब सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जैसे मैंने आपको नाम बताया आर्यभट्टा का, 0 यहीं से इन्वेंट हुआ। इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका पैटर्न नहीं बनाया, इनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि तरीक़े नहीं थे, तरीक़े थे। ऐसा भी नहीं है कि एक ही तरीक़ा था, और भी बहुत सारे तरीक़े थे। जैसे कि कोई तरीक़े ख़राब थे, कोई तरीक़े सही नहीं थे, कैलकुलेशन बराबर नहीं मिलता था, कोई तरीक़ा लंबा था। तो इस सारे तरीक़ों को निकाल करके एक रिकॉर्ड में चंद चीज़ों को लाया गया। लाने के बाद में उसको वो सिलेबस में उसको ज्योमेट्री बनाया गया, इसको अलजेब्रा बनाया गया, किसी को बायोलॉजी में डाला गया। हर जगह पर मैथ्स यूज़ होता है, रियाज़ा मैथ्स यूज़ होता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे सवाल किया, मैं साथ ही साथ इसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, आइज़ैक न्यूटन ने एक बहुत प्यारी बात कही है। वो कहता है ये जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, ये एक पज़ल है, इसको हम मैथ्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। पहले के जो पुराने साइंटिस्ट थे उनका सोचना ये था, कुछ साइंटिस्ट का एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का ये सोचना था कि जो हमारी कायनात की जो ज़बान है ना, वो मैथ्स से लिखी गई, मैथ्स में लिखी गई है। कायनात की जो ज़बान है, जैसे बहुत से लोग हमारे इसमें भी कहते हैं कि इल्मुल अदद के बग़ैर कुछ नहीं है। इल्मुल अदद अलग है, मैथ्स रियाज़ा जो है ना वो एक्चुअल में बेस है। मैथ्स को एक्चुअल में यूज़ करते हैं। मैथ्स के बग़ैर कुछ नहीं है, हर चीज़ में मैथ्स है, हर चीज़ में कैलकुलेशन है। ये बहुत से लोग बोलते हैं, मुझे सवाल में पूछा गया था कि इल्मुल अदद के बग़ैर कुछ नहीं है। मैं बोला भाई इल्मुल अदद नहीं है, वो मैथ्स है, रियाजी के बग़ैर कुछ नहीं है। हर चीज़ में रियाजी है, हर चीज़ में मैथ्स है। इसके ब्रांचेज़ हैं, इल्मुल अदद, इल्मुल नक़श, इल्मुल नुजूम, ये उनके ब्रांचेस है। जो मुझसे सवाल पूछे थे ये उनको जवाब दे रहा हूँ मैं, ये ब्रांचेज़ हैं उनके। बात को समझिए थोड़ा। तो कोई साइंटिस्ट कहते थे कि ये जो कायनात की जो ज़बान है ये रियाजी में लिखी गई है, मैथ्स में लिखी गई है।
किसी का ये कहना था कि नहीं, ये बात सही नहीं है, ये इंसान का इन्वेंट किया हुआ आला है कायनात को समझने के लिए, मैथ्स, रियाजी। एंड ऑफ द डे सब लोग इस पे इत्तेफाक रखते हैं कि कायनात को समझने के लिए मैथ्स की ज़रूरत है, मैथ्स के बगैर हम कायनात को समझ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तो मैं बताना ये चाहता था, इसी तरह क्या हुआ इल्मुल नक़श के अंदर भी बहुत सारे माहिरीन आए, अपने अपने तरीक़े से उन्होंने नक्शे लिखे, अपने अपने तरीक़ों से आप बुज़ुर्गों ने नक्शे बनाए और अपने शागिर्दों को ट्रेन किया, किसी को अता भी की गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल असहाब कहफ के नाम लिखते हैं तो उसके बहुत से लोग अपने अपने तरीक़े से लिखते हैं, लेकिन असहाब कहफ का एक्चुअल नाम लिखने का तरीक़ा है सर्कल बनाते हैं और नीचे बीच में कितमीर करके सीधा सीधा लिखते हैं। ये उनका नाम लिखने का तरीक़ा है, पाई अगेन, ये उनका नाम लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़े से लिखते हैं। इसी तरह एक आदमी ने यहाँ पर फ़रिश्तों के नाम डाल दिए, किसी ने वहाँ पर फ़रिश्तों के नाम दिए, उन्होंने अपने शागिर्द को दिया, उनके शागिर्द ने उसको यूटिलाइज़ किया, उनको फ़ायदा हुआ, ये एक ग्रुप बन गई, वो एक ग्रुप बन गई। अब हम सारे के सारे ले लेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। अच्छा ये ऐसा लिख रहे हैं, वो वैसा लिख रहे हैं। हरगिज़ इन सब कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आप ना जाएं, आसानी पैदा करें। जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सही तरीक़े से, देखिए जब शेप्स डिस्कवर कर लिए ग्रीक ने, सर्कल बनाना, ट्रायंगल बनाना, रेक्टेंगल बनाना, ये सारे शेप्स उन्होंने अपने नाम पर रजिस्टर भी कर लिया और वो हो भी गया। खैर वो बात नहीं है, सारा रिक्रेशन करने के एरिस्टोटल बोल करके उनका एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि इन शेप से हम कायनात को डिस्कवर नहीं कर सकते। हम ज़्यादातर शेप्स में कायनात नहीं बनाई गई है। मैं ये कह रहा है, एरिस्टोटल कह रहा है, ग्रीक का साइंटिस्ट, कि मैथ्स से कायनात नहीं बनाई गई है, ये कोई और कैलकुलेशन है। हम ये शेप्स के ज़रिए, ज्योमेट्री के ज़रिए इसको नहीं समझ सकते। इसको झुटलाया इब्न हैतम ने, गिफात है इब्न अल हैतम, मैंने इनके बारे में ऊपर आपको लिंक दिख रही है, आप देख लीजिए, नक्शबंदी सिलसिला के बुजुर्ग रहे हैं ये, मैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल वहाँ पर बताया हूँ। इन्होंने उसको झुटलाया, ज्योमेट्री के ज़रिए से ही आपने ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन किया, डिस्कवर किया और दुनिया के सामने लाया, कैमरे का इन्वेंशन किया। तब तक डेसिमल्स बने नहीं थे, तभी आपने सब कुछ बता दिया। इसको भी झुटलाया। तो ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट को झुटलाया भी गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट के फार्मूलास को भी गलत करार किया गया है। बताना असल में मेरा मकसद यही था कि ये सारे तरीक़े, एक एक बुज़ुर्ग ने ऐसा बताया, एक एक बुज़ुर्ग ने वैसा बताया, एक एक बुज़ुर्ग ने वो बताया, एक एक बुज़ुर्ग ने ये बताया। हमको हज़ार जगह जाकर दिमाग ख़राब नहीं करना है, हमको आकर के मेन कॉन्सेप्ट पे ख्याल रखना है। मैं आपको बताऊंगा, देखिए असल में नक्शे बहुत किस्म के लिखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मशहूर हैं। मुसल्लस, ये जो मैंने लिखा है 3 × 3, इसको मुसल्लस कहते हैं। 4 × 4, इसको मरबी कहते हैं। 5 × 5, 3 × 3 का मतलब 3 और 3 खाने हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 हुआ। ऐसे ही 4 × 4, 4 × 4 मरबी। मुखम्मस कहते हैं 5 × 5, इसको मुखम्मस कहते हैं। ज़्यादातर अक्सर यही यूज़ होते हैं। इसमें मैक्सिमम यूज़ होने वाला जो है वो है 3 × 3 मुसल्लस। मुसल्लस पे आप मेहनत करें, हर काम के लिए काफ़ी है। हर किस्म का फलीता, हर किस्म की तावीज़, ज़्यादा मेहनत हमको इसके ऊपर करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करके बताऊंगा। असल में मैं कंक्लूजन मुझे क्लियर करना था, इसीलिए मैंने ये पहले वाली बात समझाई, पाई के बारे में और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने बात की, ताकि हमको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आ जाए, कि दिमाग में ये बात ना रहे, सवाल ना रहे कि ये ऐसा क्यों लिखते हैं, वैसा क्यों लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं। वो एक एक बुजुर्ग का तरीक़ा था, इसीलिए मैंने पहली वाली बात में मुझे क्यों इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। देखिए ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ। मैंने कहा था कि अमलियात को किसी ने भी एक सिलेबस की शक्ल दे करके एक स्कूल की तरह बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की बात समझ में नहीं आई। वो मुझसे बहुत अलग अलग किस्म के सवाल पूछ रहे थे। उसी एक्सप्लेनेशन को देने के लिए मुझे पाई और पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बात करनी पड़ी कि ज़रूरी नहीं है कि यही साइंटिस्ट जो हमारे किताबों में है, जो रिकॉर्ड्स में है,
इन्होंने इन्वेंट किया था। ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसी तारीख़ में इन्वेंट किया था। इसी तरह अमलियात के अंदर भी हज़ारों बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, लाखों बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उन्होंने अपना अपना तरीक़ा उस वक्त में इस्तेमाल किया। लेकिन वक्त जैसे जैसे न्यूटन ने कैलकुलस की इजाद की, इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, उसी तरह करके आने आने वक्त में नक्शे बना दिए गए सिंपल वर्ड्स में। इब्न अरबी हज़रत अज़ीज़ ने एक आदमी का कत्ल किया था 15 के नक्शे से, इसी नक्शे से 1 से 9 तक की अदद, बस नक्शा लिखा और वो आदमी बहुत ज़ालिम था, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। इब्न अरबी सिर्फ मुसल्लस 3x3 इन 9 खानों का जो नक्शा है कमाल की चीज़ है। हर काम में इस्तेमाल होता है, ये हुब में भी इस्तेमाल होगा, क़त्ल करने में भी इस्तेमाल होगा, जलाने में भी इस्तेमाल होगा, हर काम में, अमराज में, हर इलाज में, हर तरीक़े में मैक्सिमम जो यूज़ होगा वो मुसल्लस नक्शा यूज़ होगा। मैक्सिमम जो चाल यूज़ होगी मुसल्लस की 4 चालें हैं, आतिशी, आबी, बादी और खाकी। जब मैं शुरू करूँगा दूसरे लेक्चर से मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, तो मैं तफसील से बताऊँगा कि मुसल्लस क्या है, मुसल्लस के कितने टाइप के खाने हैं और इसको किस तरह लिखा जाता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।